आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। ये है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। और ये दुनिया कोई मामूली दुनिया नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आप देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद के भारत का एक जीता जागता दस्तावेज है। हाँ, इसीलिए इसे हिंदी का पहला सफल आंचलिक उपन्यास भी कहते हैं। आंचलिक मतलब रीजनल। एक ऐसा उपन्यास जिसका असली हीरो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा अंचल, एक पूरा इलाका है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है, बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे पिछड़े गांव मेरीगंज के जरिए उस दौर के भारत की आत्मा को समझना। बिल्कुल। ये देखना कि 1947 में मिली आज़ादी की वो नई नई रोशनी जब इस गांव तक पहुंची तो वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी राजनीति और उनके विश्वासों पर इसका क्या असर हुआ। सही कहा। हम इस गांव के समाज की अलग अलग परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। उसकी जाति व्यवस्था, उसके वो गहरे अंधविश्वास और इन सब के बीच जिंदा रहने वाली उसकी रंगीन लोक संस्कृति। और देखेंगे कि कैसे नए और पुराने विचारों की टक्कर इस गांव की मिट्टी में एक नई कहानी लिख रही थी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जो इस उपन्यास का दिल है, मेरीगंज। मेरीगंज। ये नाम ही अपने आप में कहानी है ना? बिल्कुल। बताया गया है कि ये नाम एक अंग्रेज W.G. मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर रखा था। हाँ, और उससे जुड़ा एक किस्सा भी है। वही कि जब एक किसान ने गलती से गांव का पुराना नाम ले लिया तो मार्टिन साहब ने उसे 50 कोड़े लगवाए थे। सोचिए। 50 कोड़े, सिर्फ नाम गलत लेने पर। यहीं से मतलब उपन्यास की बुनियाद रखी जाती है। गांव की पहचान पर भी गुलामी की कितनी गहरी छाप है। नाम तक आपका अपना नहीं है। हाँ, और सिर्फ नाम ही नहीं, गांव में पुरानी नील कोठी के खंडर हैं, एक भूताहा जंगल है। ये सब उस अतीत के निशान हैं जो आज भी गांव के वर्तमान पर एक साया बनकर मौजूद हैं। रेणु ने इस गांव को एक जीते जागते किरदार की तरह पेश किया है, जिसकी अपनी यादें हैं, अपने जख्म हैं और अपनी एक आवाज है। और आजादी के बाद इसी किरदार की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है, राजनीति का। अचानक से ये शांत पिछड़ा दिखने वाला गांव विचारधाराओं का अखाड़ा बन जाता है ना? बिल्कुल। आजादी के बाद मानो राजनीतिक विचारधाराओं की बाढ़ सी आ जाती है। गांव के सीधे साधे लोग जो अब तक सिर्फ जमींदार और अंग्रेज को जानते थे, अब वो कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, गांधीवाद, समाजवाद जैसे भारी भरकम शब्द सुन रहे हैं। और इन विचारधाराओं के चेहरे भी हैं। एक तरफ गांधीवादी बालदेव हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, हाँ, जो चरखा और अहिंसा की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ एक जोशीला नौजवान है, कालीचरण, जो सोशलिस्ट पार्टी का लाल झंडा लेके घूमता है और बदलाव के लिए बेसब्र है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात दिखती है कि कैसे बड़े बड़े सिद्धांत और नारे गांव की जमीन पर आकर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे वो नारा। हाँ, कालीचरण का दल गांव में घूम घूम कर नारा लगाता है, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ, अब गांव वाले इनकलाब जिंदाबाद का मतलब नहीं समझते, तो उन्होंने उसका मतलब निकाल लिया, हम जिंदा बाग हैं। क्या बात है! ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाती है कि दिल्ली में बैठे नेताओं की विचारधारा और मेरीगंज के एक आम किसान की हकीकत में कितना बड़ा फासला था। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गांव के लोग इन पार्टियों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, या वो बस इन नारों को अपनी भाषा, अपनी समझ में ढाल रहे थे? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। एक तरफ तो वो इन नई चीजों को लेकर शायद उतने गंभीर नहीं है, क्योंकि उनकी असली लड़ाई तो रोज की रोटी, बीमारी और जमीन के लिए है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ वो इन नई ताकतों को अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने का जरिया भी बना रहे हैं। गांव में राजपूत और यादवों के बीच पुरानी तनातनी है। अच्छा। जब पार्टियां आती हैं तो राजपूत कांग्रेस के साथ हो जाते हैं और यादव सोशलिस्ट पार्टी के साथ। मतलब राजनीति गांव को नहीं बदल रही, बल्कि गांव राजनीति को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से गांव में एक साथ कई सेंटर खुल जाते हैं। हाँ, मलेरिया सेंटर, काली टोपी यानी RSS का सेंटर, लाल झंडा सेंटर और कांग्रेस का चरखा सेंटर। ऐसा लगता है जैसे गांव एक प्रयोगशाला बन गया हो, जहां हर कोई अपना प्रयोग कर रहा है। सही कहा। और ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये असल में पीढ़ियों और सोच का टकराव भी है। बालदेव जो हैं, वो पुरानी पीढ़ी के आदर्शवादी कांग्रेसी हैं। उनके लिए आजादी एक सपना था जो पूरा हो गया। लेकिन कालीचरण नई पीढ़ी का प्रतीक है। वो पूछता है, आजादी मिल तो गई, पर गरीब को क्या मिला? सही सवाल है। जमीन का बंटवारा कब होगा, सामाजिक न्याय कब मिलेगा? वो अधीर है, ज्यादा उग्र है।
ये उस दौर के पूरे भारत में चल रही बहस का एक छोटा सा रूप है। और इस राजनीतिक खींचतान के नीचे गांव का जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बहुत जटिल है। उपन्यास में एक लाइन आती है, 12 बरन के लोग। यानी यहाँ हर जाति के लोग रहते हैं और सबके अपने अपने टोले हैं, अपनी अपनी पंचायतें। जाति व्यवस्था गांव की नस नस में बसी है। ऊंची जाति के राजपूतों का टोला, फिर यादव, कायस्थ, ब्राह्मण। और सबसे अलग गांव के बाहर हैं दलितों के टोले। उनके कुएं अलग हैं, उनके रास्ते अलग हैं। उपन्यास दिखाता है कि राजनीतिक आजादी का इन सामाजिक दीवारों पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। और इसी के साथ अंधविश्वास, वो तो अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। बिल्कुल। जैसे गांव में हैजा फैलता है तो लोग उसे डॉक्टर की दवा से नहीं बल्कि देवी माँ का प्रकोप मानकर पूजा पाठ से ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और एक जगह तो लोग ये तक मान लेते हैं कि एक औरत डायन है और उसी ने बच्चे की जान ले ली। उफ। और इसी माहौल का फायदा कौन उठाता है? धर्म के ठेकेदार। गांव के मठ का महंत है जो ऊपर से बहुत धार्मिक दिखता है लेकिन अंदर से अय्याश और भ्रष्ट। हाँ, वो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपनी ताकत और पैसा बढ़ाता है। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और सत्ता का गठजोड़ गरीबी और अज्ञानता को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन इतनी परेशानियों, पिछड़ेपन और तनाव के बीच भी गांव की लोक संस्कृति जिंदा है। ये मुझे उपन्यास की सबसे खूबसूरत बातों में से एक लगी। यकीनन रेणु की यही खासियत है। वो सिर्फ समस्या नहीं दिखाते बल्कि लोगों की जिंदा दिली भी दिखाते हैं। उपन्यास में बिदापत नाच का जिक्र है, जाट जट्टन जैसे लोक नाटकों का जिक्र है। हाँ, जब सूखा पड़ता है तो गांव की औरतें रात में जाट जट्टन खेलती हैं इंद्र देवता को मनाने के लिए। इसमें वो मर्दों के कपड़े पहनकर अभिनय करती हैं। और एक किरदार है बिकटा। बिकटा, हाँ। वो नाच के बीच बीच में अपनी मजेदार टिप्पणियों से लोगों को हंसाता भी है और समाज पर कटाक्ष भी करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राजनीति की नई हवा के बावजूद गांव का असली जीवन इन्हीं छोटी छोटी रीतियों, लोकगीतों और आपसी मेलजोल में धड़कता है। ये लोक संस्कृति एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ना? सही कहा। ये लोगों को उनकी मुश्किल भरी जिंदगी से कुछ देर के लिए बाहर निकलने और एक साथ हंसने गाने का मौका देती है। ये गांव की आत्मा है जो हर टकराव के बावजूद जिंदा रहती है। और इसी मिली जुली, जटिल और पिछड़ी दुनिया में एक बाहरी इंसान का आगमन होता है जो बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर आता है, डॉक्टर प्रशांत कुमार। हाँ, डॉक्टर प्रशांत का आना उपन्यास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो शहर से आया एक युवा डॉक्टर है जो मलेरिया और काला आजार जैसी बीमारियों पर रिसर्च करने के लिए मीरीगंज को चुनता है। वो आधुनिक विज्ञान का प्रतीक है। एक ऐसा इंसान जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता है। मुझे डॉक्टर प्रशांत का किरदार बहुत दिलचस्प लगा। वो बाहर से आया है, विज्ञान की बातें करता है, लेकिन वो गांव को किसी लैब की तरह नहीं देखता, बल्कि वो खुद उलझ जाता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत, उसकी जाति किसी को पता नहीं। क्योंकि वो खुद नहीं जानता। उसे बचपन में कोसी नदी की बाढ़ में पाया गया था। वो एक अनाथ है। और ये बात उसे खास नजर देती है। वो गांव के जाति व्यवस्था को एक बाहरी व्यक्ति के नजर से देख पाता है और उसे समझ नहीं आता कि इंसान को काम से नहीं बल्कि जन्म से ऊंचा या नीचा क्यों माना जाता है। हमारे एक लिसनर ने वो खत भी हाईलाइट किया जो वो लिखता है। हाँ, वो खत बहुत कमाल का है। वो लिखता है कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। और फिर आगे लिखता है, जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। ये गांव की हकीकत का कितना सटीक चित्रण है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रशांत धीरे धीरे समझता है कि गांव की समस्या सिर्फ मेडिकल नहीं, सामाजिक भी है। लोगों की बीमारियां उनकी गरीबी, गंदगी और अज्ञानता से जुड़ी हैं। हाँ, वो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करना चाहता बल्कि बीमारी की जड़ को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये काम आसान नहीं है। गांव वाले उस पर शक करते हैं, उसे क्रिश्चियन समझते हैं कि वो धर्म बदलने आया है। बिल्कुल। और फिर उसका अपना व्यक्तिगत संघर्ष भी है। वो जमींदार की बेटी कमली के प्रेम में पड़ जाता है जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और एक डॉक्टर के तौर पर वो प्रेम को सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्रिया समझता था, लेकिन कमली से मिलकर उसे इंसानी भावनाओं की गहराई का एहसास होता है। वो एक वैज्ञानिक से एक संवेदनशील इंसान में बदल जाता है। सही कहा। डॉक्टर प्रशांत एक उम्मीद का प्रतीक है, एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला इंसान जो अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर गांव की सेवा करना चाहता है। वो एक पुल की तरह है जो शहर और गांव, विज्ञान और परंपरा के बीच खड़ा है। अगर डॉक्टर प्रशांत एक उम्मीद है तो उपन्यास में एक और किरदार है जो आदर्शों का प्रतीक है, लेकिन
जिसका अंत बहुत दुखद होता है, बावनदास। बावनदास वो उपन्यास की आत्मा है। कद में बौना, सिर्फ 52 अंगुल का, इसीलिए उसका नाम बावनदास है। लेकिन वो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला एक विराट व्यक्तित्व है, पूरी तरह से ईमानदार, निस्वार्थ और आदर्शवादी। उसके लिए गांधी जी भगवान है और देश सेवा ही धर्म। वो हमेशा एक झोला लेके घूमता है जिसमें गांधी जी की तस्वीर, चरखा और गीता होती है। वो गांव के हर झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है, हर किसी की मदद करता है। लेकिन आज़ादी के बाद वो देखता है कि जिन कांग्रेसी नेताओं के साथ उसने काम किया था वही अब भ्रष्ट हो गए हैं, सत्ता के लालच में पड़ गए हैं। हाँ, और उसका अंत बहुत ही प्रतीकात्मक और दिल दहला देने वाला है। आज़ादी के बाद जब वो भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी और कालाबाजारी के लिए जा रहे एक ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, तो उसे बेरहमी से कुचलकर मार दिया जाता है। वो गांधी जी की सत्य की जय का नारा लगाते हुए मरता है। गांधी जी की हत्या के ठीक कुछ समय बाद बावनदास की मौत, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक बन जाता है। बिल्कुल। तो क्या रेणु ये कह रहे थे कि गांधीवादी आदर्शों का टिक पाना आजाद भारत में नामुमकिन था, या ये कि लोगों ने उन्हें बहुत जल्दी भुला दिया? ये एक बड़ा सवाल है जो उपन्यास हमारे सामने छोड़ जाता है। शायद रेणु का इशारा ये था कि आदर्श हवा में नहीं टिकते। जब तक जमीनी हकीकत यानी गरीबी, जातिवाद और भ्रष्टाचार नहीं बदलता, तब तक आदर्शवाद सिर्फ एक खूबसूरत नारा बनकर रह जाता है। बावनदास की मौत ये दिखाती है कि कैसे आजाद भारत की नई, भ्रष्ट और वो तथाकथित व्यावहारिक राजनीति के पहियों के नीचे गांधी के सिद्धांतों को कुचला जा रहा था। ये आदर्शों की हत्या थी। तो सब कुछ समेटते हुए देखें तो मैला आंचल सिर्फ बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी नहीं, ये उस पूरे राष्ट्र की कहानी है जो एक चौराहे पर खड़ा था। बिल्कुल। एक तरफ आजादी की सुनहरी उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ जातिवाद, गरीबी और अंधविश्वास की हजारों साल पुरानी जंजीरें थीं। इसमें नई नई राजनीतिक विचारधाराओं का शोर है तो पुरानी सामाजिक बुराइयों की खामोश पकड़ भी है। और इन सब के बीच बदलाव की एक बहुत धीमी, दर्द भरी प्रक्रिया चल रही है। उपन्यास ये बहुत साफ बताता है कि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक घटना थी। असली आज़ादी की लड़ाई तो समाज और संस्कृति के स्तर पर थी। हाँ, जो मेरीगंज जैसे हजारों गांवों में आम लोगों की जिंदगी में हर रोज लड़ी जा रही थी। इसीलिए इसका शीर्षक मैला आंचल इतना सटीक है। ये खुद भारत माता की उस साड़ी के आंचल का प्रतीक है जो रेशमी और मजबूत तो है, पर उस पर गरीबी, अज्ञानता, जातिवाद और संघर्ष के अनगिनत दाग लगे हुए हैं। वो आंचल मैला हो गया है। बिल्कुल। लेकिन उपन्यास पूरी तरह से निराशावादी नहीं है। अंत एक उम्मीद पर होता है। हाँ, डॉक्टर प्रशांत, जिसे एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है, जेल से छूटकर वापस मेरीगंज ही आता है। और वो गांव में ही रहकर आंसुओं से भीगी इस धरती पर प्यार और इंसानियत की खेती करना चाहता है। और यहीं पर रेणु एक बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत का आदर्शवाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या वो काफी है? क्या इतने गहरे बटे हुए और समस्याओं से घिरे समाज में सिर्फ एक व्यक्ति का आदर्शवाद और प्रेम बदलाव ला सकता है? एक मैले आंचल को साफ करने के लिए असल में और क्या चाहिए होता है? क्या एक डॉक्टर प्रशांत काफी है, या हजारों कालीचरण और लाखों बावनदास भी चाहिए? ये सवाल उपन्यास के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है।